हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 44 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि ये जो पूरी वीडियो है ये पूरे एक दिन के बाद आ रही है, एक दिन के बाद मैं शूट कर रही हूँ सिंस क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया और थोड़े पर्सनल इश्यूज थे उसकी वजह से भी। बट जो अब रेगुलर आएगी, मतलब कोई भी, हम ऐसा नहीं है कि 90 डे को हम 91 डे पे खींच देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो डे 44 चल रहा है हमारा और आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था रीडिंग नंबर 4 एन ओवरव्यू ऑफ प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट पे हैं हम, जिसके 7 रीडिंग्स हैं और हम 4th पे हैं और आज वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा ही पोर्शन बचा है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक जो हमारा पूरा चैप्टर था, हमने इसमें प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट क्या होती है, कौन कौन से हम कैसे वेल्थ को देखते हैं, सोर्सेज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने जो अपने प्रीवियस उस पर मैं एक थोड़ा कंटेक्स्ट दे देती हूँ रिव्यू कि हमने ये वाला पोर्शन किया था, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन एंड इन्फ्लेशन। तो उसमें ही हम अब थोड़ा, और अभी तो इसमें हमने बहुत थोड़ा थोड़ा देखा कि टैक्सेशन क्या होता है। ठीक है, और कितने तरह के, मतलब टैक्सेस किस किस पे लगते हैं। तो इनकम पे इनकम टैक्स लगता है और एक हमारा होता है इन्वेस्टमेंट इनकम, जिसमें हम कैपिटल गेन्स हो गया हमारा, जो भी डिविडेंड्स हो गए, और हमारे कोई भी इंटरेस्ट इनकम, अगर हमने फिक्स्ड इनकम ले रखी है तो उस पे जो जो हमारे गेन्स होंगे उसको हम कैसे टैक्स करते हैं वो हमने पढ़ा। ठीक है, एक्रूअल टैक्सेस का क्या इम्पैक्ट है, और डेफरल, अगर हम टैक्सेस को डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, उससे क्या होगा, हमारी जो टैक्स ड्रैग है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। टैक्स ड्रैग क्या होता है वो हमने देखा। ठीक है, डेफरल टैक्सेस अगर इंक्रीज होते हैं तो हमारे जो टैक्स ड्रैग है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, और इसमें बोल रहे कि इम्पैक्ट, अब हम जो देख रहे हैं वो उसको, जो हमारा जो 5th सब टॉपिक था उसको हमने हाफ कंप्लीट किया था, अब हम इसको फर्दर हाफ कंप्लीट करेंगे और फिर हमारा एक 6th सब टॉपिक है। तो इसमें हम देख रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ बेसिस। बेसिस क्या चीज है, पहले तो हम ये देखेंगे ऑन कैपिटल गेन्स। बेसिस या फिर कॉस्ट बेसिस क्या होता है, जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग एनी एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू एक्वायर इट और यूज्ड टू कैलकुलेट कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस व्हेन द एसेट इज सोल्ड। अब इसमें बोल रहे हैं कि जो कॉस्ट बेसिस है वो क्या होता है। कॉस्ट बेसिस होता है बेसिकली कि जब जो कोई हमारी इन्वेस्टमेंट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम ना ओरिजिनल जो उसका कॉस्ट है, मान लो अगर कोई हमने रियल एस्टेट लिया है, रियल एस्टेट का मान लो कि मैंने कोई रियल एस्टेट लिया है, तो वो मान लो 1 CR की लिया मैंने। ठीक है, कोई लैंड लिया, कोई फ्लोर लिया, तो वो 1 CR का है। बट अगर मान लो उस पर मेरी स्टैंप ड्यूटी गई, ठीक है, गवर्नमेंट को जो टैक्स आता है स्टैंप ड्यूटी, मैं अगर कंपेयर कर रही हूँ अपने, मतलब मेरे को ये फिर बाद में ना आफ्टर 5 इयर्स इसको सोल्ड करना है, तो सेल करना है मेरे को इसको, तो इसका जो है ये मान लो 5 CR का हो गया। ठीक है, तो मैं क्या इससे 1 CR से कंपेयर करूंगी 5 CR को, या फिर मैं इसमें ऐड करूंगी अपना जो भी हमारे स्टैंप ड्यूटीज है, जो ये प्रॉफिट होगा इसमें से माइनस ये करके प्रॉफिट होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस योर परचेज प्राइस, माइनस में कॉस्ट भी, तो कॉस्ट क्या क्या होगा, जो भी मैंने इसको खरीदने के लिए, पूरी इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए जो भी मेरा कॉस्ट लगा है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट बेसिस या फिर ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट बोलेंगे। तो जैसे स्टैंप ड्यूटी फॉर एग्जांपल, तो इसका जो भी होगा उसमें से हम माइनस कर लेंगे अपना जो कॉस्ट लगे हैं। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, ये तो हमारी जो भी रिटर्न आई है किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे, और ये क्या है उसका पर्टिकुलर कैपिटल गेन, फिर हम ये ऐड कर लेंगे। ये प्रीवियस मैंने जो अभी तक डेफरल उसमें पढ़ा है, ये उधर से ही लिया मैंने पूरा पोर्शन। और ये 1 - b, और ये क्या है, ये दिस इज नथिंग बट योर 1 - b। क्यों किया, क्योंकि ये कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट को मैंने जैसे बताया, इसमें से पहले हम क्या करेंगे, 5 CR माइनस 1 CR इज इक्वल टू 4 CR, ये हमारा प्रॉफिट होगा। बट ऐसा नहीं होगा, हम यहाँ पे क्या माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे कॉस्ट को भी तो माइनस कर रहे हैं, जो भी हमारी इनकर हुई है मेरे को लेने में, उसमें मल्टीप्लाई करें हम इसको टैक्स गेन से। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफिकेशन नॉर्मल एल्जेब्रा जो होती है, ठीक है, सिंपल एल्जेब्रा यूज किए हमने। ये क्या होगा, रिटर्न और उस पे जो भी है, और फिर ये टैक्स गेन इन बेसिस पे जो भी हमारे कॉस्ट है उस पे जो मेरे को वो मिलेगा, कैपिटल गेन्स मिलेगा। अब इसमें बोल रहे हैं, एन इन्वेस्टमेंट विद इनिशियल लो कॉस्ट बेसिस हैज ग्रेटर करंट एम्बेडेड टैक्स लायबिलिटी देन द इन्वेस्टमेंट विद अ हायर कॉस्ट बेसिस। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं जिसका भी इनिशियली, जिसका अगर लो कॉस्ट है, लो कॉस्ट क्या होगा, लो, ठीक है, कॉस्ट कम है तो उसका क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। कॉस्ट बेसिस, ये जो हमारी कॉस्ट बेसिस है, अगर ये हमारी लो है, ठीक है, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। ठीक है, क्यों, ये ऐसे क्यों बोल रहे हो, अगर कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम मतलब, अच्छा ये देखो 4 CR है, 4 CR में से अगर मैं माइनस करने के लिए बोल रही हूँ 0.5 CR फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 0.5 CR, और एक तरफ में माइनस करने के लिए बोल रही हूँ 1,
तो जब जैसे जैसे हमें पता है इसका क्या होगा, ये कितना आया 3.5 और ये कितना है 3। अब जितना ज्यादा मेरा प्रॉफिट होगा उतना ही ज्यादा मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स लायबिलिटी उतनी ज्यादा मेरी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि कॉस्ट बेसिस अगर कम है माइनस हम कम छोटा अमाउंट कर रहे हैं तो हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो ज्यादा होगी। वैसे ही अगर हमारी हायर कॉस्ट बेसिस है तो हमारा टैक्स ऑन द एम्बेडेड गेन ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसमें बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है हमारे रिटर्न्स पे कैसे इम्पैक्ट कैसे करती है। जो देखो हमारी इन्फ्लेशन क्या होती है कि जो भी इंक्रीज इन प्राइसेस, इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, तो जब हमारे जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस चेंज होते हैं, फैक्टर्स लाइक चेंजेस इन इनकम, प्रायोरिटीज, लाइफस्टाइल प्रायोरिटीज, कभी मैं अभी बताती हूँ। हमारे ना एक तो खाने में देखो, खाने में पहले क्या होता था, पहले लोग ना कार्ब्स, जो कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम कार्ब्स बोलते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। अब लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गई, वो प्रोटीन रिच ज्यादा अब उसको फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटीज चेंज हो गई, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन का एक पूरा हमारा देखने का पूरा एक पैटर्न था वो भी चेंज हो गया। फैमिली डायनेमिक्स क्या होते हैं, जैसे फैमिली में मेंबर्स का इंक्लूड होना, ठीक है, या फिर जो न्यूक्लियर फैमिलीज है वो सब चीजें। ठीक है, derive these shifts in the composition of the consumption basket throughout an individual's life cycle। ठीक है, चेंज होती रहती है, उसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन वगैरह भी चेंज होता है। These variations in consumption patterns hold significant implications for long term savings। जैसे जैसे अगर हमारी ये सब चीजें चेंज होगी, इनकम चेंज होगी, तो हमारी लॉन्ग टर्म की सेविंग्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, As periodic taxes and inflation gradually erode। हमें सबको पता है टैक्सेस क्या होता है, इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन क्या होता है, ये दोनों एक तरह से ना नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं हमारे रिटर्न्स पे। ठीक है, टैक्सेस कैसे डालते हैं उसका, क्योंकि कुछ प्रोपोर्शन, देखो रिटर्न का कुछ प्रोपोर्शन हमें माइनस करना पड़ रहा है, उसमें से अगर हमने 10% अर्न किया है ना कोई रिटर्न, तो उसका हमें कुछ प्रोपोर्शन ही मिलेगा। अगर टैक्स का कुछ है तो मतलब मान लो 8% ही मिलेगा, तो टैक्सेस तो हमें समझ आ गई कि ये न्यूमरेटर में आ गया, बट इसका जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है वो क्या होगा, वो डिनोमिनेटर में आएगा और वो क्या करेगा, एक तरह से डिस्काउंट कर देगा। ठीक है, अब ये क्या चीज है, अगर मैं कॉस्ट बेसिस को ऐड करके वो वाली जो इक्वेशन थी हमने अभी देखी है और उसमें हम ये वाली चीज डाल देंगे, इन्फ्लेशन वाली हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी। जो टैक्स लायबिलिटीज है आर लेविड ऑन अ नॉमिनल प्राइस एप्रिसिएशन, रियल पे नहीं लगती है, नॉमिनल पे लगती है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन क्या है, इंक्रीज कर देगी, रोडिंग इंपैक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन द लॉन्ग टर्म इंक्रीज एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ रियल परचेजिंग पावर। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई नॉमिनल पे लग रही है तो नॉमिनल तो प्राइस है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, जितना ज्यादा ये हमारा ऊपर वाला सॉरी न्यूमरेटर इंक्रीज होगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा हमारा जो फ्यूचर वैल्यू है, अगर मैं डिवाइड करूंगी तो वो क्या होगा, इरोड करेगा, वो फ्यूचर की जो मेरी कंजम्पशन है वो भी फॉल हो जाएगी। द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट टैक्स रेट्स, सोर्सेज ऑफ रिटर्न एंड इन्फ्लेशन। अब इसमें बोल रहे हैं कि हमें पता है कि जो पोर्टफोलियो की रिटर्न्स है वो डिफरेंट सोर्सेज से आती है और वो डिफरेंट टैक्सेस के रेट पे आएगी। जैसे मान लो अगर फिक्स इनकम मैंने ले रखा है तो इंटरेस्ट इनकम पे अलग टैक्स लग रहा है, इक्विटी ले रखी है तो इक्विटी पे क्या लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा, डिविडेंड वाला लगेगा। ठीक है, रियल एस्टेट की बात करूं तो उसमें कुछ और पर्टिकुलर रियल एस्टेट का लॉन्ग टर्म LTCG वाला पार्ट लगेगा। ठीक है, विच हैव इम्प्लीकेशंस फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसका ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली पूरी क्या है, ये एक तो इनकम पे लग रहा है, ये वाली देखो, ये चीज क्या है, इनकम पे लग रही है टैक्स एट टाइम T। ये क्या चीज है, जो कैपिटल कोई भी मतलब इसमें ले रखा है कि अगर हम इसमें चेंज कर सकते हैं, मान लो इसमें कैपिटल गेन्स की बात हो रही है, वैसे ही हम सिमिलर ये वाला पूरा पोर्शन हम कैसे लिख सकते हैं, अगर डिविडेंड की बात करें 1 प्लस आर डिविडेंड वाली जो हमारी वो है T इंटू में जो भी उसका नॉर्मल, जो भी उसका एप्लीकेबल जो भी टैक्स होगा। ठीक है, लेट से D लिख दिया और इसमें प्लस किया, ये कैपिटल गेन्स अगर कुछ हुआ है तो। अगर इन्फ्लेशन इसमें ऐड करूंगी तो हर एक जो भी टर्म होगी ना अलग अलग, जैसे ये वाली टर्म अलग है, ये वाली टर्म अलग है, सॉरी ये वाली टर्म अलग है, तो इसमें हम डिनोमिनेटर में 1 में इन्फ्लेशन भी डाल देंगे ताकि ये टैक्स और इन्फ्लेशन का एक पूरा कंबाइंड इफेक्ट हम देख सके। अब हम अगर कंपेयर करें नॉमिनल और नॉमिनल आफ्टर टैक्स, ठीक है, नॉमिनल आफ्टर टैक्स नॉमिनल विद रियल आफ्टर टैक्स रियल रिटर्न्स, तो इसमें बोल रहे हैं कि जो सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ हमारी वेल्थ है वो एक्यूमुलेट जो होती है, जो एक्यूमुलेट हमने इकट्ठा की है जो वेल्थ, वो बहुत ज्यादा लॉस्ट हो जाती है इन इन्फ्लेशन। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, लॉन्ग टर्म में हमारी इन्फ्लेशन हमारे वेल्थ को खा जाती है। ठीक है, इन्फ्लेशन कैन बी पर्टिकुलरली डेट्रीमेंटल टू फिक्स्ड इनकम, ज्यादा जो पर्टिकुलर अगर हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो वो फिक्स्ड इनकम पे ज्यादा फोकस होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितने भी फिक्स्ड इनकम है ना वो एक फिक्स्ड मतलब वो एक तो इन्फ्लेशन लिंक्ड हो तो सही है, वेल एंड गुड, हमने पहले फर्स्ट अपने जो लेक्चर है उसमें भी देखा था।
तो उससे क्या होगा, डीवैल्यू करती है वो रिटर्न को इन्वेस्टमेंट्स इन रियल टर्म्स में अगर मैं बात करूं। एट द सेम टाइम टैक्स एडवांटेज जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होगी कैन हेल्प मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न। क्या बोल रहे हैं, टैक्स एडवांटेज क्या होती है, हमें एक तो टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, तो हमें इन्फ्लेशन का तो चलो ठीक है, इन्फ्लेशन सबके लिए ही होती है, बट टैक्स क्या होगा, अगर कोई टैक्स का एडवांटेज मिल रहा है तो एक तरह से हमारा टैक्स का तो चीज वो नहीं, वो निगेट कर रही है ना, नेग्लिजिबल हो रही है। जब अगर हम टैक्स डेफरल को ऑप्ट कर रहे हैं या फिर हम रिड्यूस टैक्स रेट्स पे या इवन टैक्स एग्जम्पशंस या टैक्स बिल्कुल देना ही नहीं पड़ रहा, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। उससे क्या होता है, हमारा एक लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ रिटर्न्स जो है वो जनरेट होता है, री इन्वेस्ट टू कंपाउंड एंड ग्रो ओवर टाइम। अब इसमें बात करें आईपीएस, इसमें पूरा ये अब जो हमारा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट्स होती है, क्या क्या उसके पार्ट्स है, वो क्यों बनाते हैं हम, ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, पार्ट्स क्या क्या, पार्ट्स ऑफ आईपीएस, और क्या हमारा मीनिंग क्या है और वो क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, मीनिंग और क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जो आईपीएस है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, ये क्या करती है, जो क्लाइंट का पोर्टफोलियो और एसेट एलोकेशन का को एक तरह से आउटलाइन करती है कि क्या क्लाइंट का पोर्टफोलियो होना चाहिए और क्या उसकी एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन में भी हम दो तरीके की एसेट एलोकेशन देख चुके हैं, स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल। स्ट्रेटेजिक क्या होती है, जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है, और टैक्टिकल क्या होती है, जो हमारी हम विद टाइम जो वैल्यूएशन अगर चेंज हो रही है, कोई इकोनॉमिक एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, जैसे क्राइसिस वाली सिचुएशन आ रही है, कोई भी ऐसी फर्दर कोई चीज आ रही है जो कि हमारा चेंज कर रही है हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन का, या तो एक हमारा पूरा फिक्स टारगेट हो सकता है, एक पॉइंट टारगेट है या फिर एक रेंज टारगेट है, ये इन पे अगर कोई डिविएट हो रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं, टैक्टिकल एलोकेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, आईपीएस जो है इवॉल्व करती है, वो कन्वर्ट एक तरह से, एक चलो क्वेश्चन हमें पता है कि एक तो फॉर्म भरवा दिया हमने क्लाइंट से, वो तो आईपीएस है, बट एक जो कॉन्वर्सेशन होती है, कॉन्वो होती है क्लाइंट और वेल्थ मैनेजर के बीच में, वो बहुत ज्यादा एक जैसे रिस्क टॉलरेंस की हमने बात की थी, हमें पता चल सकता है, वो बात करने से पता चलेगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है हमारे में ना बहुत ज्यादा जो क्वेश्चंस फ्रेम करने में और इन सब चीजों में ना एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है कि कैसे आंसर करेंगे कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, वो डिपेंड करते हैं कि कैसे हमने स्ट्रक्चर किया हुआ है। और हमें जो आईपीएस है शुड बी रिव्यूड रूटीनली एज द सर्कमस्टांसेस चेंज और मार्केट कंडीशंस चेंज। इट प्रमोट्स डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट, एक तरह से हमें एक ना गाइडेंस प्रोवाइड करती है, डिसिप्लिन प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग एवर्स एंड वॉलेटाइल मार्केट कंडीशंस। हमें जो आईपीएस है ना वो क्या करती है, शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पे फोकस करने में हेल्प करती है रादर देन जस्ट शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस। और जो आईपीएस है वो सिर्फ इंश्योर करती है मतलब कि हाँ चलो अचीव कर सकते हैं वो टारगेट, बट वो गारंटी नहीं करती कि क्लाइंट को वही पूरा ऑब्जेक्टिव्स उसके मीट होंगे। कैपिटल सफिशिएंसी एनालिसिस क्या होती है, अगर मान लो कि किसी ने ना एक लोन लिया है, ठीक है, किसी ने ना लोन लिया है, तो कैपिटल सफिशिएंसी क्या होगी, मान लो उसकी इनकम है से 2 लाख है, ठीक है, 2 लाख किसी की सैलरी है, इनकम है पर मंथ, और उसने घर ले लिया। ठीक है, अब चलो घर ले लिया, उसने घर ले लिया लेट से 1.5 सीआर का, तो अब उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, उसने डाउन पेमेंट कुछ नहीं की, तो सारा का सारा उसका, मान लो सपोज है, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि उसने अब लोन लिया है, तो उसका जो ईएमआई बन रहा है वो बन रहा है 1.5 लाख पर मंथ। ठीक है, 1.5 लाख पर मंथ का बन रहा है, 2 लाख की उसकी सैलरी है। अब कैपिटल सफिशिएंसी एनालिसिस क्या होता है कि क्या ये इंसान है, ये जो पर्सन है, क्या वो इस घर को अफोर्ड कर सकता है। अगर हम वैसे देख रहे हैं, हाँ 2 लाख और 1.5 लाख में हाँ चलो कर तो सकता है, बट अगर मैं इन डेप्थ एनालिसिस करूं और मैं ये देखूं कि जो हमारा मेट्रो इन्फ्लेशन है, मेट्रो इन्फ्लेशन क्या होती है, जो दिल्ली और कोई जो पर्टिकुलर जो एक तो मेट्रो सिटीज होती है ना, उसमें जो इन्फ्लेशन है ना, वो जो हम बोल रहे हैं कि 2%, 5%, 6% नहीं, वो 10 to 15% इन्फ्लेशन है इन दिल्ली, अगर मैं बात कर रही हूँ तो। ठीक है, तो इसमें क्या जो वो पर्सन है, क्या वो रह सकता है, अगर वो दिल्ली या कोई भी मेट्रो सिटी में रह रहा है, क्या वो 50,000 में अपना पूरा घर का खर्चा, और अगर वो फैमिली है उसकी, तो वो क्या पूरे उस चीज में 50K में वो पूरे अपने जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको मीट कर सकता है। तो इसका आंसर है नो, अ स्ट्रेट एंड अ बिग नो। क्यों, क्योंकि वो 1.5 लाख का जो घर है वो नहीं अफोर्ड कर पाएगा। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं कैपिटल सफिशिएंसी एनालिसिस, जिसमें कि हम पूरे गोल्स को देखते हैं और टाइम होराइजन, रिस्क टॉलरेंस, कि क्या वो मीट कर पाएगा ये अपने फाइनेंशियल गोल्स, लाइफस्टाइल और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को। प्लस अगर मैं इसमें इमरजेंसी फंड और जोड़ दूं या कोई इन्वेस्टमेंट उसकी पोर्टफोलियो, तो वो नहीं अफोर्ड कर पाएगा। जो आईपीएस है वो स्पेसिफाई करता है कि वेदर एसेट्स आर मैनेज्ड यूजिंग स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन और टैक्टिकल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब वो भी बताएगा कि कैसे हम मैनेज कर रहे हैं। अब पार्ट्स ऑफ द आईपीएस में फर्स्ट पे है बैकग्राउंड, सेकंड पे हमारा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, थर्ड पे है इन्वेस्टमेंट पैरामीटर्स, फोर्थ पे हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फिफ्थ पे हमारा ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिक्स्थ पे हमारा अपेंडिक्स। ठीक है,
तो ये जो फर्स्ट है ये क्या है हमारा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या आएगा, क्लाइंट का नेम आ जाएगा, एज, पर्सनल डिटेल्स, जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो सारी आ जाएगी। फिर क्या आएगा, पर्सनल और बिजनेस एसेट्स क्या क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू देख लेंगे हम इंडिविजुअल के पास, उसकी टैक्स स्टेटस क्या है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स जो भी है। फिर हम डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैमिली भी डालेंगे और ये भी देखेंगे क्या उसके सोर्सेज ऑफ वेल्थ है, कितने मेंबर्स है, कितनी उस पे लाइबिलिटी, मेंबर्स अगर कोई कोई उस पे ही डिपेंडेंट है तो वो भी हम देखेंगे कि कोर वैल्यूज क्या है, ठीक है। टैक्स ज्यूरिसडिक्शंस देखेंगे कि इनकम और कैपिटल गेन्स किस पर कहाँ वो लाई करता है, कौन से टैक्स ब्रैकेट में आता है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स में हम उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को देखेंगे, हम उसकी पोर्टफोलियो की रिटर्न और रिस्क ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे उसको, फिर हम देखेंगे डिटेल्ड और थोड़ा, क्योंकि अगर हम चलो एक कोई भी हमने गोल बनाया, मान लो मैंने बनाया कि मेरे को ना एक ना पूरा एक घर लेना है, ठीक है, बंगलो लेना है, मान लो 5 CR का मेरे को घर लेना है, तो मैं ये बोलना ही सफिशिएंट होगा या इसकी प्लानिंग करनी मेरे को बहुत ज्यादा जरूरी है कि 5 CR मेरे को घर लेना है, तो अब फटाफट से क्या इसका वो होएगा कि क्या कितना टाइम होराइजन होगा, ठीक है, यही सब तो सोचेंगे कितने टाइम में मेरे को ये घर लेना है। फिर मेरे को अगर टाइम होराइजन आ गया तो मेरे को कितनी सेविंग्स करनी पड़ेगी, ठीक है, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। और क्या देखनी पड़ेगी कि मेरे फ्यूचर की लाइबिलिटीज क्या 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 होंगी, ये सारी चीजें हमें को दिमाग पे रखनी पड़ेगी। व्हेन डीलिंग विद मल्टीपल कंपीटिंग ऑब्जेक्टिव्स द मैनेजर शुड फोकस ऑन प्राइमरी गोल। अब सबको पता है कि जो एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर होगा या जो वेल्थ मैनेजर है उसके पास जो क्लाइंट आएगा उसके बहुत सारे मल्टीपल्स और कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स होते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग है, एजुकेशन प्लानिंग है, ये सारे गोल्स होते हैं, बट उसको ये प्राइमरी जो भी गोल होगा उसको देखना पड़ेगा कि उसका मेन फोकस क्या है। जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसको फोकस भी करना पड़ेगा कैश फ्लोज पे। अब ये तो हमारा सेकंड पार्ट था कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। थर्ड है हमारा इन्वेस्टमेंट पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में हम रिस्क टॉलरेंस देखेंगे, इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन देखेंगे, एसेट क्लास की क्या प्रेफरेंस है, उसकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है, अदर लिक्विडिटी प्रेफरेंस में क्या आएगा हमारा, ईसीजी तो नहीं है कोई, सॉरी ईसीजी बोल रही हूँ, ईएसजी थोड़ी है, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स हम देखेंगे, पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन की बात देखेंगे। फिर है हमारा फोर्थ की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, टाइप ऑफ अथॉरिटी, मतलब फुल डिस्क्रिशन, क्या जो फंड मैनेजर है उसके पास पूरी फुल डिस्क्रिशन है, अगर वो चेंज कर रहा है रीबैलेंसिंग में या किसी भी चीज में कोई एसेट लेने में, क्या उसके पास फुल डिस्क्रिशन है। फिर है सेकंड नंबर पे लेस देन फुल डिस्क्रिशन, मतलब कुछ डिस्क्रिशन है बट पूरी फुल नहीं है। नॉन डिस्क्रिशनरी मतलब जो भी अगर उसको पूछना भी है तो वो क्लाइंट से जाके पूछेगा। अब रीबैलेंसिंग की बात करूं अगर मैं, तो दो तरह की रीबैलेंसिंग होती है, एक तो टाइम बेस्ड और एक होती है थ्रेशोल्ड बेस्ड। टाइम बेस्ड रीबैलेंसिंग क्या होती है, एक पर्टिकुलर मैंने अगर हर महीने की फर्स्ट चुन ली, फर्स्ट डेट 1 नवंबर, 1 दिसंबर, तो मैं ना चाहे कोई भी सिचुएशन हो मेरे को रीबैलेंस करना ही करना है, नो मैटर कि वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, जो भी मेरी स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन है उससे डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने इक्विटी में ना सोच रखा है कि मेरे को ना 50% डालने है पोर्टफोलियो का, मेरा 50% होगा, 1 नवंबर में से 51 हो गया तो 51 को भी मैं, क्योंकि वो क्लोज नंबर है तो मैं 50 पे ही डालूंगी, और मान लो इसमें 60 हो गया तो मैं 60 को भी 50 पर ही करूंगी। तो इसमें कोई ये नहीं है कि अगर वो बीच में मान लो 15 नवंबर में वो चला गया 75 पे, ठीक है, मेरी इक्विटी की जो एलोकेशन है वो 75 पे पहुंच गई, तो मैं ये नहीं कि मैं बीच में ही कर दूंगी, ये आएगा बीच वाला जो मैं कभी भी कर सकती हूँ, वो आएगा थ्रेशोल्ड में। थ्रेशोल्ड में जैसे मैंने 50% बोल दिया, एक रेंज बोल सकती हूँ मैं, 60% और 60% और 40% मेरी एक रेंज बन गई। तो अब उसके ही अराउंड अगर उससे ऊपर जाएगी तो मैं रिबैलेंस करूंगी, इससे नीचे जाएगी तो मैं रिबैलेंस करूंगी, बल्कि टाइम बेस्ड में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर एक मतलब मैं पर्टिकुलर डेट पे ही करूंगी, नो मैटर व्हाट। टैक्टिकल चेंजेस में क्या आएगा कि हम स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक पैरामीटर्स जो वेल्थ मैनेजर को कंसिडर करनी चाहिए यूजिंग पीरियोडिक एस्टिमेशन। टैक्टिकल चेंजेस क्या क्या मतलब टैक्टिकल वो क्यों कर रहा है ये देखेंगे, कब करेगा, वेदर व्हेन एंड हाउ द मैनेजर कैन ब्रेक दोज रेंजेस व्हेन एग्जीक्यूटिंग अ टैक्टिकल चेंज। अब इम्प्लीमेंटेशन में कि वो कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है चीजें, मतलब इंप्लीमेंट कैसे कर रहा है, मतलब डेरिवेटिव्स ले रहा है, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स है, कौन कौन सी एसेट क्लासेस है, वेल्थ मैनेजर कौन कौन सी सारी चीजें यूज कर रहा है, वेदर ही इज यूजिंग म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स, इंडिविजुअल सिक्योरिटी, which particular segment he is interested into and he is preferring to invest. अगर वो थर्ड पार्टी मैनेजर, if he is using any third party manager resources, so he needs to clearly mention those incremental cost, why he is selecting दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट मैनेजर, और क्राइटेरिया क्या है, क्या मतलब पिक कर रहा है, क्यों पिक कर रहा है, कितनी एक्सटेंड फ्रीक्वेंसी और क्या क्या स्टेप उसने लिया है उसमें ड्यू डिलिजेंस में, ये भी देखना है। अब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक वेल्थ मैनेजर की क्या है, और एक इसके अंदर ही एक है हमारा, जैसे मान लो ये है हमारा फिफ्थ है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उसके ही सब पार्ट्स है, ठीक है। जैसे ये है ना,
फोर्थ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ए टाइप ऑफ अथॉरिटी फर्स्ट पार्ट, सेकंड रीबैलेंसिंग, थर्ड टैक्टिकल चेंजेस, डी इज योर इम्प्लीमेंटेशन। जो ये मास्टर चार्ट है ना इसमें सब चीज लिखा हुआ है, तो ये मैं बस इसको ना फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हर एक स्लाइड्स में लिखा है। तो जैसे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे और आईपीएस का रिव्यू देखेंगे। तो वेल्थ मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? अप्रोप्रिएट एसेट एलोकेशन करना, रिकमेंड और सिलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सच एज पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, ठीक है, मॉनिटर करना एसेट एलोकेशन एंड रीबैलेंसिंग को, शॉर्ट सेल्स, लेवरेज, जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रीपर्चेज, रेपो है कोई, ठीक है, और मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है, थर्ड पार्टी की अगर जो एक्टिविटीज है उसको मॉनिटर करना है, उसको ड्राफ्ट और मेंटेन करना है, आईपीएस को वोट करने के लिए जाना है, ठीक है, प्रॉक्सीज एज अ वोटिंग प्रॉक्सी, उसको रिपोर्टिंग ऑफ परफॉर्मेंस भी करना है, रिपोर्टिंग ऑफ टैक्सेस करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी, प्रिपरेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एसोसिएटेड विद प्राइवेट फंड ऑफरिंग, थर्ड पार्टी अगर प्रोवाइडर्स को यूज कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक वेल्थ मैनेजर के पास है। आईपीएस रिव्यू क्या है? उसको सेट करने एक्सपेक्टेशंस फॉर हाउ फ्रीक्वेंटली द क्लाइंट एंड वेल्थ मैनेजर विल रिव्यू, कितने टाइम में वो रिव्यू करेंगे आईपीएस को, और क्या क्या उसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को अफर्म करेंगे दैट रिमेन्स एक्यूरेट एंड द प्रिवेलिंग स्ट्रेटजी इज लाइकली टू मीट दोज ऑब्जेक्टिव्स। अब अपेंडिक्स में दो तरह की चीजें, एक तो मॉडल, ठीक है, ये हमारा 6th है, मॉडल पोर्टफोलियो बिहेवियर, और है एक हमारा कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन। जो ये वाला आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है इसमें ये मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं क्या? ठीक है, चलो ये मान लो T0 है, T1 है। T1 में जैसे आएगा, चाहे वो देखो ये थी हमारी पूरी स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन की लाइन थी हमारी, ठीक है, इतना % होना चाहिए। अब T1 पे हम अगर पहुंचे और ये गिर गया यहाँ पर, ये जो इसका ये वाला ये जो स्टार बना हुआ है इसका मतलब क्या है? ये एक ना जो पर्टिकुलर कोई एसेट क्लास थी उसकी वैल्यू गिर गई, ठीक है, लोअर, ये है हमारा लोअर रीबैलेंसिंग वाला, ये वाला ये जो ये लोअर डॉटेड है, लोअर अपर है हमारा, ये सॉरी डॉटेड जो अपर वाला है वो अपर रीबैलेंसिंग लिमिट है। दिस इज फॉर योर थ्रेशोल्ड वाला पार्ट, और जो ये वाला T1 वाला पार्ट है इसको हम देखते हैं, अभी मैं बताती हूँ। जो T1 है, मान लो ये नीचे गिर गया तो इसमें क्या होगा? दोनों साइड में रीबैलेंसिंग होगी कि एक तो T1 पे वो फॉल हो गया, तो T1 पे क्योंकि हमारा टाइम बेस्ड है तो T1 पे हम क्या करेंगे? रीबैलेंस करेंगे, प्लस ये लोअर लिमिट के पास भी पहुंच चुका है तो हम थ्रेशोल्ड वाला भी करेंगे, तो वो हम उसको वापस से यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है, यहाँ पर। फिर हम जाते चलो T2 पे, T2 पे हम अगेन वो वहीं पर ही है वो प्राइस, ठीक है, बट हम T2 पे पहुंच गए तो टाइम बेस्ड तो हमें करनी पड़ेगी, और थ्रेशोल्ड वाली हम नहीं करेंगे क्योंकि ना तो उसने अपर ना लोअर, दोनों में से कुछ भी ब्रेक नहीं किया। अगर मैं अब T3 की बात करूं तो T3 पहुंच चुका है हमारा बीच में ही, इधर ये देखो बीच में पहुंच चुका है, तो बीच में अगर T3 पे नहीं आया अभी, T3 पे तो हमें फिर से करना ही पड़ेगा। बट अगर मैंने बीच में जो T2 और T3 के बीच में ही ये क्या हो गया, ये यहाँ पे अपर लिमिट को उसने ब्रीच कर दिया, तो मैं क्या करूंगी? ब्रेक कर दिया तो फिर से रीबैलेंस करके उसको वापस से यहाँ पे पहुंचा दूंगी, वो इसी टाइम पे पहुंचा दूंगी मैं, बट जो टाइम बेस करूंगी तो वो यहाँ पे पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। अपेंडिक्स क्या है? मॉडल पोर्टफोलियो बिहेवियर क्या होता है? डिस्क्राइब्स अ रेंज ऑफ पॉसिबल परफॉर्मेंस आउटकम्स ओवर वेरियस होल्डिंग पीरियड्स एंड कैन प्रोवाइड मोर वैल्यू टू द क्लाइंट देन मेयरली स्टेटिंग द रिटर्न ऑब्जेक्टिव और एक्सपेक्टेड कंपाउंड रिटर्न। इसमें बोल रहे हैं कि एक रेंज बता देती है कि ये रेंज हो सकती है। मान लो अगर मैं कोई इक्विटी की बात कर रही हूँ तो रेंज बता दिया कि मैंने 15 से लेकर 20% तक तो अर्न कर ही सकते हैं, रादर देन एक सिंपल बताने का कि हाँ चलो 18%, एक एग्जैक्ट नहीं बता रहे। इसमें क्या कर रहे हैं? मॉडल कर रहे हैं 15 to 20 कि एक ना देखो, सबसे पहले बात तो कि जब भी कोई, मैं अगर मान लो वेल्थ मैनेजर हूं या फंड मैनेजर हूं, तो मैं क्या करूंगी? अगर मेरे पास एक कोई भी क्लाइंट आया तो मैं उसके रिस्क रिटर्न देखूंगी, उसके बाद में क्या करूंगी? मॉडलिंग करूंगी उसके कौन कौन से एसेट क्लासेस लूंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा? तो इसमें मैंने बता रही थी जैसे कि आईपीएस जो होता है उसमें हम जैसे कोई एक क्लाइंट आया मेरे पास, तो मैं उसका क्या करूंगी? पूरा का पूरा मॉडलिंग करूंगी कि उसको कौन कौन से एसेट्स उसके लिए केपेबल है, या कोई कौन कौन से एसेट्स उसके लिए जरूरी होंगे, क्या उसके लिए सूटेबल है। सॉरी, सूटेबल वुड बी द राइट वर्ड। सूटेबल कौन कौन से एसेट होंगे, ठीक है। तो सूटेबल अगर मेरे को पता चल गया चलो हाँ ये है, तो मैं अगर ये वाला कोई इक्विटी ले लो, सपोज इक्विटी उसके लिए ना बहुत ज्यादा सूटेबल है, तो इससे क्या होगा? मैं उसके एक सिमुलेशन जो अभी हमने देखी थी, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशंस, मीन वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे जो है सॉफ्टवेयर इसको रन करूंगी। फिर इससे एक रेंज डिफरेंट पॉसिबल जो सिनेरियोज होंगे उसमें क्या आएगी? डिफरेंट रिटर्न्स आएगी। तो लोएस्ट और हाईएस्ट की मैं एक पूरा रेंज ले लूंगी कि अगर कुछ भी होता है तो मेरे को ना एक रेंज मिल जाएगी, तो मैं उससे बोल सकती हूँ क्लाइंट को कि चाहे कुछ हो, अप या डाउन, कोई भी सिनेरियो आए तो एक पर्टिकुलर रेंज में प्रोवाइड कर रही हूँ। तो उससे क्या होगा? मॉडल पोर्टफोलियो बिहेवियर के अराउंड मैं बता सकती हूँ कि हाँ चलो इतने रेंज में हमारी ये पूरी इक्विटी घूम सकती है।
रादर देन स्पेसिफाइंग 18% आ सकती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर मैं रेंज बता रही हूँ तो एक ट्रस्ट बिल्ड होगा एक क्लाइंट का, ठीक है। और कैपिटल मार्केट अगर एक्सपेक्टेशंस जो हम देख चुके हैं पहले भी, उसमें क्या होता है मॉडल सिमुलेटेड और कैलकुलेटेड पोर्टफोलियो, ये भी जितने भी रिटर्न्स होंगे ये भी मैं अपेंडिक्स में डाल दूंगी अगर फॉर द रेफरेंस ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशंस, कोरिलेशंस, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, ये सारी मैं चीजें डाल दूंगी अपेंडिक्स में, ठीक है। हिस्टोरिकल रिटर्न्स डाल सकती हूँ पोर्टफोलियो के और इंडिविजुअल एसेट क्लास बेसिस की। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 4 चैप्टर्स इन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब हमारे, अगर मैं इन टोटल की बात करूं पूरे सिलेबस की, तो हमारे 30 चैप्टर्स थे जो हमें पता ही है, ठीक है। उसके हमारा हाफ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। डे 44 में हमारा पूरा 15 कंप्लीट हो चुके हैं। अब ज्यादा वैसे बचा नहीं है, ठीक है। एक तो ये इसका हाफ बचा है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का, जो सबके लिए कॉमन होगा। एथिक्स बचा है जो सबके लिए कॉमन है, प्लस इसमें एक स्पेशलाइज जो पाथवेज है वो बचे हैं, ठीक है, विच इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, हम अब अगले दिन जो डे 45 होगा उसमें अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 वो शुरू करेंगे, ठीक है। और किसी को भी अगर कोचिंग के लिए कुछ भी पूछना हो, ठीक है, लेवल 1 या लेवल 2 की कोचिंग्स में प्रोवाइड करती हूँ। जिसको भी कुछ पूछना होगा उससे रिलेटेड या कोचिंग लेनी है, ठीक है, तो मैंने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ही आपको एक ना लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, तो आप उसको क्लिक करके उसको पूरा फिल कर दीजिए, ठीक है। फिल करने के बाद हमारी जो टीम होगी वो जरूर कांटेक्ट कर लेगी आपको। और ये पेड क्लासेस है, ठीक है, मैं ही प्रोवाइड कर रही हूँ। उसमें क्वेश्चंस वगैरह सब पूरा अच्छे से, ये अभी जो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ इसमें तो सिर्फ नॉर्मल आपको थ्योरी प्रोवाइड कर रही हूँ, बट जो मेरी क्लासेस होगी पेड क्लासेस फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे, ब्लू बॉक्स एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये सारी चीजें, और प्लस मॉक एग्जाम्स, एक पूरा कंप्लीट जो पूरा एक स्टडी पैटर्न होता है कैसे हम उसको क्लियर कर सकते पूरा, क्योंकि मैंने लेवल 1 और लेवल 2 खुद से क्लियर कर लिया है, खुद सेल्फ स्टडी करके। तो एक जो बेटर, जो कोई भी होगा जो इंसान जो बेटर एक्सप्लेन कर पाएगा वो वही होगा जो खुद उसने उसने खुद वही चीज वो उसके थ्रू गया है, ठीक है। तो अगर किसी को भी कुछ चीज पूछनी होगी तो फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना, ठीक है, नीचे लिंक में डाल दूंगी। सो हैप्पी स्टडिंग, कीप लर्निंग, स्टे कंसिस्टेंट, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।